नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग आईजीसीएआर के मैथ के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, ये एक हमारा मॉडल पेपर है, समझ लीजिए। ये जो ऑफिशियल पेपर दिया गया है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारा बार्क का ऑफिशियल पेपर है, जो कि आपको वर्क असिस्टेंट का है। तो यहाँ पर हम लोग चाहे बार्क वर्क असिस्टेंट का देखें, चाहे आईजीसीएआर का वर्क असिस्टेंट का देखें, या फिर एनपीसीआईएल का वर्क असिस्टेंट का पेपर देखें, तो ये तीनों पेपर का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है और एक अच्छा 10 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना। और सेम जैसे क्वेश्चन इसमें आएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपका आईजीसीएआर में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो दिशा निर्देश दिया गया है, यही आपका दिशा निर्देश भी रहने वाला है आपका एनपीसीआईएल में। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि आपको 60 मिनट परीक्षा की अवधि दी जाएगी और 50 क्वेश्चन करना रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो प्रत्येक के प्रश्न के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। ये सब आपका सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सेम आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला यही आईजीसीआर वर्क असिस्टेंट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। इस तरह से आपका आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा, जिसे आप लोग अच्छे से आसानी से कर ले जाएंगे कि 123, 345 और 723 है, इनका योग कितना होगा। तो इनका जब हम लोग योग करेंगे तो ये 1191 आएगा। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी को दिक्कत हो रही हिंदी समझने में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उनको हम इंग्लिश में इस वीडियो को प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि 115 और 754 जो दिया गया है, इनका योग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया है बगल में, ताकि क्या है कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मोबाइल पर लिखना संभव नहीं होता है, इसलिए बगल में सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 115 और 754 को जो आप लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 869 869 आएगा। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि 640 को 18 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो यानी कि जो 640 है, उसको 18 से अगर हम लोग भाग दें तो हमारा शेषफल क्या आएगा, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने 18 से भाग दिया है 640 में, ये हमारा भाग 35 बार पूरा चला गया है और यहाँ पर लास्ट में हमारा 10 शेष बच गया है। तो यहाँ पर इसका हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे इसका सॉल्व भी हल और सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 10 शेष लास्ट में बच रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी हमारा 10 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 148 और इसके बाद ये आपको प्लस दिख रहा होगा, लेकिन ये प्लस नहीं है, ये आपका भाग है। तो इससे आपको ज़रूर याद रखना है कि यहाँ पर भाग का निशान दिया गया है ये। तो 148 भागा कितना इक्वल टू 37 होगा। तो 148 बाई चांस यक्स जो यहाँ पर हम मान लेते हैं, तो 148 भागा यक्स यहाँ पर देखिए। तो 148 में हम लोग कितने से भाग दें कि ये हमारा 37 आ जाए। तो 148 बटा यक्स इक्वल टू 37 कर दिए। तो इसके बाद हम जब करेंगे पक्षांतर यक्स का मान निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 148 बटा 37 हो जाएगा। तब 37 का भाग 148 में देंगे तो हमारा कितना जाएगा, पूरा पूरा 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 550 गुणे 19 को सॉल्व करना है। तो 550 गुणे 19 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सोल्यूशन भी इसका किया है। तो यहाँ पर इसका 10,450 आ जाएगा। तो 10,450 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 10,450। यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन है कि 75 गुणे 5 गुणे 5 कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि 5 गुणे 5 इक्वल टू हमारा 25 हो गया। अब 75 गुणे 25 यहाँ पर हमने यहाँ पर कर दिया है, तो हमारा 1875 आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि
41.5 माइनस 8.25 कितना होगा, यानी कि 41.5 में से 8.25 घटाना है। तो इसको घटाने के लिए क्या करेंगे कि 41.5 ऊपर लिख देंगे, फिर माइनस 8.25 घटा देंगे, तो ये हमारा 33.25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 33.25। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1982 माइनस 453 माइनस 248 इसका मान क्या होगा। तो देखिए 1982 तो हम ये अलग कर दिए हैं, इसके बाद माइनस 453 और माइनस 248 इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा 701 आ जाएगा, यानी कि माइनस 701 घटा देंगे किसमें से, 1982 में से। तो 1982 में से 701 घटाएंगे तो हमारा 1281 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1281। अब देखिए यहाँ पर हमारा है 9वां क्वेश्चन कि 81,445 और 6,87,897 का मासा कितना होगा। तो 81,445 और 6,87,897 का मासा आपको बताना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो बड़ी संख्या आपको दिख रहा है और एक छोटी संख्या दिख रहा है, तो छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं बड़ी संख्या में और तब तक देते हैं जब तक कि ये पूरा का पूरा कट ना जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हमने 81,445 बाहर कर दिया है, जिससे हम लोग भाग देंगे और किस में भाग देंगे, 6,87,897 में भाग देंगे। तो ये हमारा 8 बार भाग चला जाएगा पूरा का पूरा। तो ये हमारा कितना लास्ट में बचेगा, 36,337 बचेगा। अब 36,337 का भाग हम लोग देंगे ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ऊपर वाले में देंगे। तो 81,445 फिर भाग देंगे, तो ये हमारा 2 बार पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा भाग। इसके बाद हमारा 87,171 बचेगा। 87,171 का 36,337 में भाग देंगे कि हमारा 1253 जो है 1253 आएगा। फिर 1253 को जब हम लोग 87,171 में भाग देंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा 7 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा 1253 यहाँ पर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भाग विधि से मासा निकालने की विधि है। तो आप लोग यहाँ पर साल विधि इसका देख सकते हैं, 1253 यहाँ पर आ जाएगा। 10 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि गौरव एक स्कूटर को 45,000 रुपये में खरीदता है। यदि दुकानदार ने उसे 10% की छूट दी है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है स्कूटर का। देखिए स्कूटर को 45,000 रुपये में खरीदता है और 10% की छूट देता है, तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो बाई चांस हमने मान लिया कि अंकित मूल्य यक्स है, अब तो क्या करना है, यक्स हमने अंकित मूल्य मान लिया है। अब इस पर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर ये 10% का छूट दिया, तो यक्स माइनस यक्स बटा 10, यक्स माइनस यक्स गुणे 10/100 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये जिसमें खरीद रहा है मतलब ये बेच रहा है। तो ये हो गया आपका कि ये कितने के बराबर दे रहा है, ये 45,000 के बराबर दे रहा है। तो यही आपको यक्स का मान बताना है। तो यहाँ पर आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि अंकित मूल्य यक्स माने हैं। अब अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, तो यानी कि यक्स माइनस यक्स गुणे 10/100 हो गया हमारा। अभी इसका मान दिया है 45,000, तो इससे यक्स का मान निकालेंगे तो हमारा 50,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50,000 रुपये। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अनुपात को इसके सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। 90 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ पर ये अनुपात है, बीच में देखेंगे कह रहा है यहाँ पर कि 90 सेकेंड है, फिर अनुपात कह रहा है कि 2.5 मिनट है। तो 2.5 मिनट यानी कि 2 मिनट 30 सेकेंड दिया गया है, कह रहा है इसको रेशियो में आप बताइए। तो देखिए जो 90 सेकंड है इसको तो हम लोग 90 लिख ही सकते हैं। बाकी आपको पता है कि जो 6 मिनट है इसमें आपका 60 से अगर गुणा कर देंगे तो ये हमारा 120 सेकंड आ जाएगा, प्लस 30 सेकंड और है, यानी कि हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 150 सेकंड। यानी कि 90 अनुपात 150, ये हमारा रेशियो कितना आ जाएगा। अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 3 से करेंगे
3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी कि ये 3:5 का यहाँ पर अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वर्क असिस्टेंट में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि टी शर्ट की एक सेट की कीमत 900 रुपये है और ऐसे ही 90 टी शर्टों की कीमत क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 टी शर्ट के एक सेट की कीमत 90 रुपये है। तो 6 टी शर्ट है और इसके एक सेट की कीमत 900 रुपये है। कह रहा है कि ऐसे ही 90 टी शर्टों की संख्या कीमत क्या होगी। तो देखिए 6 टी शर्ट का दाम है 900 रुपये, तो 90 लाना है आपको 90 टी शर्ट, यानी कि हमें 90 टी शर्ट करने के लिए यहाँ पर 90 टी शर्ट चाहिए। तो ये हमारा कितना गुना हो रहा है कि हमारा 15 गुना अगर कर दें तो ये हमारा 90 हो जाएगा। तो टी शर्टों की संख्या अगर हम 15 गुना कर दें तो ये हमारा 90 टी शर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमने दाम लगाया था 900 रुपये 6 टी शर्ट का, उसको भी अगर हम 15 गुना कर दें तो ये हमारा निकल कर कितना आ जाएगा 13,500 रुपये आ जाएगा। टी शर्ट का पूरा रुपये 90, मतलब 90 टी शर्टों की संख्या आ जाएगा 13,500 रुपये। तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 13,500 रुपये। अब है 13 नंबर का क्वेश्चन कि एक माँ की आयु 50 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु 22 वर्ष है। माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से कितने वर्षों के बाद दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए माँ की आयु यहाँ पर दिया गया है, हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। माँ की आयु यहाँ पर देखिए 50 साल वर्तमान में है। यहाँ पर है पुत्र यानी कि सन की आयु यहाँ पर 22 साल रखा गया है। फिर कह रहा है कि कितने वर्षों के बाद माँ की आयु उसके पुत्र की आयु के बाद की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हम अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अगर हम 6 रख दें तो 6 अगर दोनों में जोड़ दें 6 साल बाद क्या हो जाएगा, दोनों की उम्र जो होगा इनमें जो फासला होगा यह 2 गुने का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 22 में अगर 22 साल अगर वर्तमान आयु है और 50 साल वर्तमान आयु है माता की, तो 6 साल बाद क्या होगा कि जो पिता यहाँ पर सन है, सन का उम्र 28 साल हो जाएगा 6 साल बाद, और जो यहाँ पर माता है इनका उम्र 56 हो जाएगा। तो दोनों में देख रहे हैं यहाँ पर 2 गुने का अंतर है, 28 दूना 56 का। तो ये 6 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला अक्षरों और संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है गलत संयोजन बताइए। तो देखेंगे यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथे में सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर जो दूसरा वाला दिया गया है इसमें क्या है कि 6 के जगह पर 9 कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लास्ट स्टार्टिंग में 4 6 है, तीसरे वाले में भी 4 6 है, लास्ट वाले में 4 6 है, लेकिन यहाँ पर 4 9 कर दिया गया है। तो यहाँ पर 6 के जगह पर दूसरे नंबर पर जो आपको दिख रहा है इसमें 6 के जगह पर 9 कर दिया गया है। तो यही चीज़ आपका भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यह आपका भिन्न दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो इसमें भी गलत संयोजन को पहचानना है, वही चीज़ है सेम टू सेम इसमें भी दिया गया है कि पहला दूसरा और तीसरा सब कुछ सेम है। चौथे में क्या किया गया है कि ये जो 9 है इसके जगह पर 6 कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो 9 के जगह पर यहाँ पर 6 कर दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा आपका भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा करिए। 110 99 86, फिर कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा, फिर इसके बाद 54, इसके बाद 35 है। तो देखिए पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 110 99 86 फिर 54 और 35 लिख लेते हैं। फिर देख रहे हैं कि 110 में से अगर हम लोग 11 घटाएंगे तो हमारे 99 आ रहा है। फिर 99 में से -13 करेंगे तो हमारा 86 आएगा। 86 में से अब -15 घटाएंगे तो हमारा 71 आएगा। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 71। फिर इसमें से देखिए तो ये 17 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये हमारा 19 आएगा। मतलब यहाँ पर -11 -13 -15 -17 -19 ऐसे आगे का श्रृंखला ये बनता है। यहाँ पर 71 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 25
32, 13, 25, 49 और 36, इसका आपको क्या करना है, मासा ज्ञात औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करना है 25, 32, 13, 25, 49 और 36 का। तो सबसे पहले हम लोग औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना अंक दिया रहता है उनका योग करते हैं, यानी कि उनको जोड़े लेते हैं, फिर उसके अंकों की संख्या जितनी रहती है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग 25, 32, 13, 25, 49 और 36 जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल 180 आएगा। अब पता है आपको कि 180 जब ये हमारा आ गया तो अंकों की संख्या यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 180 बटा जब 6 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। जो जब ये हमारा 30 आ गया तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंकों का योग बटे अंकों की कुल संख्या कर देते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि 32, 43, 25, 12, 17 और 27 का औसत ज्ञात करना है। तो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, तो इसको क्या करेंगे कि 32, 43, 25, 12, 17 और 27 इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 156 आएगा, बटे यहाँ पर अंकों की संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने अंक हैं, तो 6 हैं। तो 6 अंक, तो इसको भाग देंगे तो 6 दूना 12 और 6 छक 36, तो 26 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18 का ए ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 20 का 15% और 60 का 6% का कुल योग क्या होगा। तो देखिए 20 का अगर 15% हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा कैसे निकालेंगे, तो 20 गुणे 15 बटा 100 कर देंगे, प्लस कह रहा है 60 का 6%, तो 60 गुणे 6 बटा 100, तो 60 का ये हमारा 6% हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 20 बच्चे 100 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 इधर हो गया, इसके बाद 36 यानी कि 36 बट्टा 10 यानी कि 3.6, यानी कि 6.6 यहाँ पर हमारा आ गया करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा 6.6। अब देखिए 2 गुणे 36 बटा 3 और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्लस 30 है, तो ये हमारा कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये प्लस का निशान दिया गया है, तो 36 भागा 3 जो है 36 बटा 3 दिया गया है। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये हमारा, देख सकते हैं। तो 2 गुणे 36 बटा 3 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद प्लस है, इसके बाद यहाँ पर 30 है। तब देखिए यहाँ पर 12 गुणे 2 यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 24 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 54। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इस चिन्ह का अर्थ क्या है। ये आपको जो साइन दिख रहा है ये फिगर कौन सा साइन है। वाहन रोकना मना है, प्रतिबंध है, समाप्ति चिन्ह, वाहन खड़ा करना मना है, चाल सीमा। तो देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये आपको पता होगा, ये जो है इस तरह से कटा हुआ आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, निषेध बताता है, यानी कि ये प्रतिबंध को बताता है। तो ये प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे दोस्तों जिसको हिंदी में समझने में दिक्कत हो रही, तो इसका हम इंग्लिश वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, तो ये जो पेपर रहेगा आपका टोटली इंग्लिश में रहेगा। तो जिनको इंग्लिश में अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, तो हम उनके लिए इंग्लिश में वीडियो ला देंगे। यहाँ पर देखिए अब 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जिसे नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो होता है हमारा गोदावरी नदी। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रत्नागिरी जो है वह किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेब, आम, केला, अनानास। तो देखिए जो रत्नागिरी है यह फेमस है आम के लिए, तो आम के लिए फेमस है रत्नागिरी। यहाँ पर इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रत्नागिरी।
अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मुंबई, सांगली, गोंदिया, अमरावती। तो देखिए जो महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, यह सांगली जिले में पड़ता है। तो सांगली जिले में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। तो 24 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सांगली। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फूले। तो केसरी जो है एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 25 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कौन सा दिन महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 मई, 2 अगस्त, 1 मई, 6 अक्टूबर। तो महाराष्ट्र दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब ये देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, आगरा, दिल्ली। तो जो आपको भी पता होगा कि जो चार मीनार है ये हमारा हैदराबाद में स्थित है, चार मीनार। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, हुगली, जमुना नदी। तो पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा पुल बना है, हावड़ा पुल को जो बनाया गया है ये आपका हुगली नदी पर बनाया गया है। तो 28 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हुगली नदी पर हावड़ा पुल को बनाया गया है, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है? सोलापुर, अकोला, कोल्हापुर, भिवांडी। तो देखिए जो महाराष्ट्र में जो शहर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है वो है कोल्हापुर। तो कोल्हापुर कुश्ती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोल्हापुर। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो आपको भी पता होगा कि जो देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है वो हमारा बांग्लादेश है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। और सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। अब है 31 नंबर का क्वेश्चन कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो आपको भी पता होगा कि जो पृथ्वी है ये अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। अब यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानक इकाई नहीं है? मीटर, लीटर, सेकंड, किलोग्राम। तो जो एमकेएस पद्धति हो या एसआई पद्धति हो उसमें आपको मीटर देखने को मिल जाता है, सेकंड देखने को मिल जाता है और किलोग्राम देखने को मिल जाता है, जबकि आपको लीटर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा लीटर है यह मानक इकाई नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है 33 नंबर का क्वेश्चन कि बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की बाहरी सतह पर देखी गई पानी की बूंदें किसके कारण होती हैं? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, नमक में आयोडीन की कमी, संघनन, परासरण। तो बर्फीले ठंडे पानी से भरे हुए गिलास की जो बाहरी सतह पर देखी जाती हैं और पानी की जो बूंदें जो रहती हैं उसका मेन कारण होता है संघनन। तो 33 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, संघनन। अब है 34 नंबर का क्वेश्चन कि नमक में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, रक्ताल्पता रोग, घेंघा, सूखा रोग। तो नमक में अगर आयोडीन की कमी है तो आपको भी पता होगा कि घोंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आपका आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर 10 लेवल का एग्जाम होने वाला है और इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 35 नंबर का क्वेश्चन कि वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है, यह किसकी कमी से होता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो वृद्ध महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से पाया जाता है यह जिसकी कमी की वजह से होता है वो रहता है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से वृद्ध महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो देखिए जो जल में घुलनशील यानी कि जल में विलेय विटामिन है वह विटामिन सी होता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में। नींबू को अगर आप पानी में घोलते हैं तो वो घुल जाता है।
तो विटामिन सी पानी में विलय है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि जो विटामिन सी है ये हमारा जल में विलय विटामिन है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण आहार रोटी और अनाज किसमें समृद्ध हैं। देखिए संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में जो पाए जाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, रेशा और विटामिन बी पाया जाता है, तो यहाँ पर इसका भी आंसर करेक्ट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, रेशा, विटामिन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको भी पता होगा कि जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। अब है 39 नंबर का क्वेश्चन कि बल व आघूर्ण को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा। तो देखिए बल व आघूर्ण को जो परिभाषित किया जाता है यह न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो समीकरण प्राप्त होता है वह हमारा न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर परिभाषा की बात किया था तो बल व आघूर्ण की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है, समीकरण की बात अगर करता तो द्वितीय नियम हो जाता। 40 नंबर क्वेश्चन है क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गति, बल, रेखीय संवेग, आघूर्ण। तो क्रिकेट गेंद को पकड़ना जो रहता है यह क्या रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेखीय संवेग। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक इंसुलेटर नहीं है। प्लास्टिक, लकड़ी, तांबा और कांच। तो जो इंसुलेटर नहीं है वही आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर इंसुलेटर की बात कर रहा है, तो इंसुलेटर मतलब होता है आपका कुचालक, तो इसमें जो कुचालक नहीं है वही आपको बताना है। तो आपको भी पता है जो प्लास्टिक है हमारा कुचालक है, लकड़ी भी कुचालक है, कांच भी कुचालक है, तांबा जो है ये हमारा चालक है। तो यहाँ पर हमारा इंसुलेटर जो नहीं है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो तांबा है यह सुचालक है, यानी कि ये चालक है, तो ये हमारा इंसुलेटर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारा 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से गैस के रिसाव का पता किसके द्वारा आसानी से लगाया जाता है। गैस के अणुओं का छोटा आकार, गैस की अधिक संपीड़ितता, न्यूनतम अंतर अणुक आकर्षण बल, एथिल मर्कैप्टन की असहनीय गंध का तीव्र विसरण। तो देखिए जो गैस का रिसाव होता है उसको अगर पता लगाना है तो उसके लिए हम लोग एथिल मर्कैप्टन की असहनीय गंध व तीव्र विसरण के द्वारा कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है यहाँ पर कि मानव आंख वस्तु का चित्र कहाँ पर बनता है। कार्निया, नेत्र लेंस, पुतली, रेटिना। तो मानव आंख वस्तु का जो चित्र बनता है ये बनता है रेटिना पर, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेटिना। 44 नंबर क्वेश्चन है कि जैव गैस, बायोगैस जो होता है उसका मुख्य संघटक क्या है। ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन, इथेन। तो जो बायोगैस होता है उसमें जो मेन घटक होता है वह मेथेन होता है, CH4, और यह दलदली भूमि में पाया जाता है मेथेन, आपको भी पता होगा। जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन में संग्रहित ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वह हमारा सूर्य है, यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सूर्य। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। तो जो खरीफ फसल नहीं है उसी को आपको बताना है। तो देखिए मक्का, कपास, उड़द, सरसों। तो खरीफ फसल जो नहीं है वो है हमारा सरसों, सरसों हमारा खरीफ फसल नहीं है, बाकी मक्का, उड़द और कपास यह खरीफ फसल है। हरित क्रांति में कौन से शामिल हैं। तो देखिए हरित क्रांति की बात कर रहा है तो हरित क्रांति में आपको केवल फसल की विविधता में सुधार, केवल खाद का अधिक उपयोग, केवल सिंचाई का विस्तार, इन सभी शामिल हैं हरित क्रांति में, तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो आपको भी पता होगा जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों को बिक्री के लिए पैक किया जाता है। O2, CO2, N2, हीलियम। तो किसी गैस का उपयोग उन प्लास्टिक बैगों को फ्लश करने के लिए किया जाता है जिनमें तेल में तले हुए चिप्स या अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या डालते हैं,
नाइट्रोजन गैस डालते हैं, यानी कि N2 गैस को हम लोग डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा N2। 50 नंबर क्वेश्चन कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति डॉट 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 की संभावना को कम करती है। तो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति जल जनित रोग की संभावना को कम करती है। तो 50 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल जनित रोग की संभावना को कम करती है स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो स्टेज फर्स्ट होता है, तो स्टेज फर्स्ट का यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इसका इंग्लिश में पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका वीडियो इंग्लिश में लेकर आएंगे। और भी पेपर देखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का। तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सारे पेपर देख सकते हैं और भी हम पेपर कराएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक